नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यूक्रेन ने रशिया से यूरोप जाने वाली गैस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अच्छा, जेलेंस्की इस मूव के बाद काफी खुश दिख रहे हैं, पर ईस्टर्न यूरोप, जो यूरोप का ही एक हिस्सा है, वहां के देश काफी क्रोधित और चिंतित हैं। इस पूरे विषय में आज डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हम जियोपॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी और नेशनल इश्यूज पर वीडियो बनाते हैं। इस न्यूज़ के आने के बाद इसे वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों ने कवर किया। ये आप बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं और ये अल जजीरा में छपा हुआ आर्टिकल है। असल में दो कंपनियां थी, एक यूक्रेन की और एक रशिया की। यूक्रेन की कंपनी का नाम है नाफ्टोगाज, रशिया की कंपनी का नाम है गैज़प्रोम। तो इनके बीच में 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट 1991 से चले आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन के थ्रू यूरोप को गैस भेजता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। अच्छा, इसके बारे में यूक्रेन ने पिछले साल ही यूरोप को बता दिया था, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा हम पूरी तरीके से गैस पे बैन लगा देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि रशिया हमारे थ्रू गैस बेच के पैसे कमाए और वॉर को फंड करे। अब यूरोपियन संघ ने भी इसकी तैयारी कर ली। अच्छा, एक बात आप जरा डिटेल में समझिए। सबसे पहले इस पूरी न्यूज के बाद जेलेंस्की का बयान आया और जेलेंस्की का बयान काफी पॉजिटिव था, क्योंकि उन्होंने तो ये काम जानबूझ के ही करा। उन्हें ये लगा कि हम तो ये चाहते ही थे और ये हो भी गया। अच्छा, क्या अब रशिया यूरोप को गैस बेच सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अभी भी रशिया के पास एक ऑप्शन खुला हुआ है और ये ऑप्शन है तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लैक सी के थ्रू जाती है और इसकी हेल्प से रशिया हंगरी, तुर्की और सर्बिया को अभी भी गैस भेज सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोप रशिया से गैस खरीद रहा है? तो इसका आंसर है हाँ। अब आप इस डेटा को देखिए। इस डेटा में क्लियरली दिखाया गया है कि रशिया यूक्रेन के थ्रू काफी मेजर चंक यूरोप को बेचता है। ठीक, पहले इसका परसेंटेज 27 हुआ करता था। धीरे धीरे गैस की क्वांटिटी भी कम हुई और यूक्रेन का परसेंटेज बढ़ने लगा। अभी रशिया पूरी गैस का 50% के आसपास यूक्रेन के थ्रू भेजता है। तो अब ये जो रशिया यूक्रेन के थ्रू गैस बेच रहा है, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो रशिया की गैस 2025 में आधी हो जाएगी 2024 के। इस सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। अच्छा, अगर आप इस डेटा को एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि यूरोप ने बहुत ही कम कर दी है गैस रशिया से खरीदना। अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोप में मजबूर हैं रशिया से गैस खरीदने में। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रशिया से गैस बहुत ही सस्ती आती है, प्लस रशिया से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम है। तो ये दो कारण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव रूट्स थे जहां से गैस आ रही थी यूरोप में? तो ये देखिए आप, कितने सारे अल्टरनेटिव रूट थे। तो आप देख पा रहे होंगे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, यमल, सही। ये जितने भी रूट हैं, तो यूक्रेन वाला रूट आपको इसमें अलग से दिख रहा होगा, ये वाला। अब ये जो रूट है ये स्टॉप कर दिया गया। ऊपर वाले दोनों रूट पहले ही बंद है, यानी ये वाले जितने भी आपको रेड में दिख रहे हैं ना, वो बंद है। और तुर्क स्ट्रीम वाला अभी भी चालू है। यहां से भी गैस अभी बेची जा सकती है अगर रशिया चाहे तो। अब देखिए, समझिए कि यूरोप को गैस की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठंड के महीनों में यूरोप को बहुत ज्यादा मात्रा में गैस चाहिए होती है। वो गैस का दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, दूसरा अपने घरों को गर्म रखने में। अब क्या हुआ, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो ईयू ने ये ठाना कि हम रशिया से मिनिमम गैस इंपोर्ट करेंगे। यूरोप में भी डिवाइड है। ये आप देखिए, यूरोप जो आप पूरा कलेक्टिव यूरोप देखते हैं, असल में वैसा नहीं है। यूरोप के दो पार्ट हैं, एक है वेस्टर्न यूरोप और एक ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, वेस्टर्न यूरोप में ताकतवर देश है और समृद्ध देश है। इसमें जर्मनी, फ्रांस इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। और ईस्टर्न यूरोप में कंपैरेटिवली गरीब देश है। अब हो क्या रहा है कि वेस्टर्न यूरोप के पास तो पैसे की माइट है, तो वो क्या कर सकते हैं, यूएसए से महंगी गैस खरीद सकते हैं, वो कतर से गैस खरीद सकते हैं, तो वो मल्टीपल सोर्सेस से गैस खरीद सकते हैं। पर ईस्टर्न यूरोप के लिए बड़ा इशू है, क्योंकि उनके पास जैसे कंट्रीज लाइक स्लोवाकिया, मोल्डोवा, ये देश इतनी महंगी गैस नहीं खरीद सकते। तो यहां पर डिवाइड है। जब हम यूरोपियन एलएनजी इंपोर्ट्स
का सोर्स देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि रशियन सोर्स को रिप्लेस कर दिया गया है यूएस से। अब इशू यहाँ पर ये है कि यूएस से जो गैस आती है वो कंपैरेटिवली रशिया के बहुत ही महंगी है, तो सारे यूरोप के अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी रशिया 2024 में 5.2 अरब डॉलर्स की गैस यूरोप को बेच रहा है। अब ये जो यूक्रेन के द्वारा स्टेप लिया गया है इससे ये संख्या बिल्कुल आधी हो जाएगी। जितने भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं अब वो बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि एक तो ठंड का समय चल रहा है, दूसरा गैस की पाइपलाइन कट गई है। 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, वो है स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और तीसरा मोल्डोवा। तो ईस्टर्न यूरोप में काफी ज्यादा क्रोध है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूक्रेन इस समय ये गैस बंद कर दे। 3 देश हैं ईस्टर्न यूरोप में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। अच्छा, स्लोवाकिया के पीएम तो सीधा रशिया चले गए और वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले। उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करने की बात भी कर डाली। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन को ये धमकी दी कि हम जो आपको बिजली आपूर्ति कर रहे हैं ना वो हम ब्लॉक कर देंगे। स्लोवाकिया के पीएम के इस बयान के बाद जेलेंस्की का भी रिएक्शन आया और उन्होंने इसका निगेटिव रिएक्शन दिया। अच्छा, पोलैंड की तरफ से ये पेशकश हुई है कि पोलैंड यूक्रेन की मदद करेगा अगर स्लोवाकिया ने बिजली काट दी। मोल्डोवा भी बड़ा प्रेशर में है, क्योंकि मोल्डोवा में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम गैस से होती है। अब अगर गैस की सप्लाई ही कम कर दें तो गैस या तो लोगों के घर को गर्म कर सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये बड़ा इशू हो जाएगा। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज अब कुछ ईरान जैसी सिचुएशन फेस करने वाले हैं। हो क्या रहा है ईरान में कि ईरान में गैस की काफी कमी हो गई। अच्छा, इसका रशिया से कोई लेना देना नहीं। असल में इजराइल ने ईरान के बहुत सारे फैसिलिटीज पर अटैक करा, जिसकी वजह से जो ईरान की गैस विड्रॉ करने वाली पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई। ईरान में गैस की कमी हो गई। ईरान में गैस से ही बिजली भी बनती है और गैस से ही लोगों के घर भी गर्म होते हैं। तो ईरान बहुत ही टफ सिचुएशन में फंस गया। या तो वो लोगों को गैस प्रोवाइड कर सकता है कि वो ठंड से बचे, या वो बिजली प्रोड्यूस कर सकता था। तो ईरान ने क्या किया कि लोगों को गैस प्रोवाइड करना चुना। अब इससे क्या हो रहा है, पूरे ईरान में पावर कट्स है और वहां की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई। यही चीज ईस्टर्न यूरोप के देश भी अब कुछ दिनों में झेलेंगे। एक तो वो वेस्टर्न यूरोप से वैसे ही गरीब है, अब अगर वहां की इकोनॉमी रुक गई तो वो और ज्यादा पुअर हो जाएंगे और इन्फ्लेशन वहां बढ़ जाएगी और यूरोप का मैक्सिमम हिस्सा रिसेशन की कगार पे है। आगे इस इशू में जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब जाते जाते एक सवाल, अभी आरबीआई ने एक पैनल बनाया और ये 8 मेंबर पैनल है। ये इथिकल यूज ऑफ एआई देखेगा। तो आपको ये बताना है इसे हेड कौन करेगा, पुष्पक भट्टाचार्य, अरविंद पनगरिया, सुमन बेरी या अनंत नागेश्वरन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।